क्या होगा जब एक लड़का पास्ट में टाइम ट्रेवल कर एक सीरियल किलर को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो भविष्य में होने वाली मौतों को टाल सके। अब क्या वो इसमें कामयाब भी हो पाएगा? चलिए शुरू से जानते हैं आज की जबरदस्त मिस्ट्री मूवी इरेज्ड में। कहानी की शुरुआत सातोरू से होती है, जिसका कि बचपन से ही सपना था कि वो एक मांगा आर्टिस्ट बने और वो काफी समय से मांगास लिखकर उन्हें पब्लिकेशन हाउसेज में सबमिट भी करवाता रहता है। मगर हर बार की तरह आज भी उसकी लिखी हुई मांगास रिजेक्ट हो गई थी, जिससे कि सातोरू काफी ही निराश था। वहीं उसे अपना घर चलाने के लिए एक पिज्जा शॉप में डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ता है और वो काम के बाद ही हर रोज कुछ समय निकालकर मांगा लिखता। वहीं सातोरू जिस पिज्जा शॉप में काम करता है वहीं की एक और एम्प्लॉई एमी सातोरू की काफी अच्छी दोस्त है और उसे लाइक भी करती है। अब सातोरू के पास एक ऐसी सीक्रेट एबिलिटी है जिसके बारे में सिर्फ उसे ही पता है। दरअसल जब भी सातोरू के आसपास कुछ भी गलत होने वाला हो तब उसके आसपास का समय ऑटोमेटिकली ही रिवाइंड होने लगता है और कुछ देर पीछे चला जाता है ताकि सातोरू उस दुर्घटना को होने से पहले ही रोक सके। जहाज भी अब जब सातोरू एमी के साथ एक डिलीवरी करने जा ही रहा था कि उसे पता चल जाता है कि सामने से आ रहा ट्रक एक बच्चे को कुचल देगा। सो इस बार समय में पीछे जाकर वो पहले ही बच्चे को सावधान कर देता है कि वो रोड पर ना जाए। तो वहीं पीछे से एमी भी हैरान थे कि सातोरू अचानक से उस बच्चे को रोक क्यों रहा है। और अब जब सातोरू को लगा ही था कि उसने उस बच्चे को बचा लिया कि अब इस बार वो ट्रक सातोरू की ओर ही आने लगता है, जिससे कि अब एक कार से टकरा सातोरू का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। यानी कि टाइम रिवाइंड वाली एबिलिटी पर सातोरू का पूरा कंट्रोल नहीं। वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो एक ही घटना को रोकने के लिए कितनी बार टाइम रिवाइंड करे। अब कुछ समय बाद सातोरू की आंखें एक हॉस्पिटल में खुल रही थी, जहाँ की एमी उसे ले आई और वो उसे बताती भी है कि सातोरू अब सेफ है और उसे ज्यादा चोट भी नहीं आई। तो वही अब घर वापिस आकर वो देखता है कि यहाँ तो उसकी माँ साची को कुछ दिन उसके साथ रहने आई थी और सातोरू को ये पसंद नहीं आता क्योंकि वो चाहता नहीं था कि उसकी माँ उसे ऐसे नाकामयाब देखे। तो अब जब अगले ही दिन दोनों माँ बेटा बाजार से सामान लेकर आ ही रही थी कि अब फिर से सातोरू नोटिस करता है कि टाइम अपने आप पीछे जा रहा है। मगर इस बार वो काफी ही हैरान था कि टाइम रिवाइंड अपने आप क्यों हो रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई एक्सीडेंट ही हुआ और ना ही कोई दुर्घटना घटी थी। तो वो हर और ऑब्जर्व करने लगता है कि उसे इसका रीजन मिल ही जाए कि तभी उसकी माँ देखती है कि एक अनजान आदमी एक छोटी बच्ची को लेकर अपनी कार की ओर बढ़ रहा है। मगर जब वो सातोरू और उसकी माँ को देखता है कि वे उसे ही घूर रहे हैं तो अब वो उस लड़की को छोड़ भाग गया था। वहीं इस बार टाइम भी रिवाइंड नहीं होता और सातोरू समझ ही जाता है कि शायद से वो आदमी इस छोटी सी बच्ची को किडनैप कर रहा होगा और इसलिए ही तब टाइम रिवाइंड अपने आप हो गया, क्योंकि अब वो आदमी उस बच्ची को वहीं अकेली छोड़ कार लेकर भागने लगता है। तो वहीं सातोरू और उसकी माँ उस कार का नंबर भी नहीं देख पाए थे कि वे उसकी रिपोर्ट ही कर दें कि तभी वहाँ एमी आती है और सातोरू की हेल्थ के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि एक ही दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ से एमी से मिल अब सातोरू की माँ उसे भी आज शाम वाले डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहाँ की तीनों ने ही ध्यान नहीं दिया कि जो आदमी उस बच्ची को छोड़ भाग गया था अब वो तीनों को ही छुप कर देख रहा है। वहीं ऐसा लग रहा था मन वो तीनों को ही पहले से जानता हो। तो वहीं अब शाम को तीनों मिलकर डिनर तैयार करते हुए बातें कर रहे थे और एमी सातोरू की माँ को उसके मांगा आर्टिस्ट बनने वाले सपने के बारे में बताती है। और अब डिनर करके घर जाने के बाद सातोरू अपनी माँ से पूछने लगता है कि वे आज सुबह से ही इतनी परेशान क्यों है। यहाँ से उसकी माँ उसे बताना शुरू करती है कि असल में जो आज सुबह उसने घटना देखी थी उससे उन्हें 18 साल पहले हुए अपने टाउन की घटना की याद आ गई, जब सातोरू के दोस्त जून को पुलिस ने कई सारे बच्चों की हत्या के लिए दोषी पाया था। मगर उन्हें आज तक भी लगता है कि सातोरू का वो दोस्त निर्दोष था और उसे किसी और ने फंसाया था। दरअसल सातोरू की माँ साची को एक इन्वेस्टिगेटर है और वो आज तक भी 18 साल पहले हुए उनके टाउन के पहले मर्डर की जांच कर रही है, जिसमें कि उस सीरियल किलर ने कायो नाम की लड़की की जान ली थी, जिसके लिए जून को पकड़ा गया। और तब सातोरू इसे काफी दुखी भी हुआ था क्योंकि उसे पता था कि उसका दोस्त जून कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो वह प्रेजेंट में साची को जब एक पार्क में थी तब वो किसी को फोन करके बताने लगती है कि फाइनली उसे कुछ ऐसे क्लूज मिल ही गए कि 18 साल पहले कायो को जून ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा था। और ऐसा किसने किया अब उसे उसका भी पता चल चुका है, मगर वो आगे उस किलर का नाम बता पाती उसके पहले ही फोन कट जाता है। तो वहीं एक अनजान आदमी उसे छुपकर भी देख रहा था। और अब जब साची को वापिस से अपने घर लौटी ही थी कि वही आदमी जो कि उसके पीछे यहाँ तक आ गया, अब वो साची को वहीं चाकू से जान से मार देता है। और जब कुछ देर बाद सातोरू अपने घर लौटा ही था तो अब वो अपनी माँ को चाकू द्वारा मरी हुई पाता है, जिसके पास एक पेपर का नोट भी पड़ा हुआ था। तो वहीं उसे किसी के भागने की आवाज भी आती है। तो अब अपनी
माँ के कातिल को पकड़ने के लिए सातोरू खिड़की से कूद उस आदमी के पीछे भागने लगता है, मगर वो किलर कुछ ज्यादा ही तेज था और सातोरू को स्ट्राइक भी होता है कि वो तो जानबूझकर उसे अपने पीछे दौड़ा रहा था, क्योंकि सातोरू के हाथों पर उसकी माँ का खून लगा था, क्योंकि उसने जल्दबाजी में उस चाकू को निकालने की कोशिश की थी। यानी कि अब हर कोई उसे ही उसकी माँ का कातिल समझेगा। तो वही लोगों ने उसे खून के धब्बों के साथ गलियों में भागते हुए भी देख लिया है। यानी कि वो किलर बहुत स्मार्ट निकला और उसने खुद उसकी माँ का खून कर अब सातोरू को ही उसमें फंसा दिया है, जिसे कि अब तक पुलिस के सायरन्स की आवाज भी आने लगती है, जो कि अब सातोरू को ही पकड़ने आ रही थी। तो सातोरू खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश भी करता है, मगर आखिरकार पुलिस ने उसे घेर ही लिया था और अब वे उसे पकड़ ही रहे थे कि तभी अचानक से फिर से टाइम रिवाइंड होने लगता है। मगर इस बार वो आज तक का सबसे बड़ा टाइम रिवाइंड देख रहा था, क्योंकि अब वो पूरे 18 साल पहले के समय में खुद को पाने लगता है, जबकि वो स्कूल में था। और अब तो यहाँ पर सातोरू को भी कुछ भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ इतना ज्यादा पास्ट में कैसे आ गया, क्योंकि अब वो तो अपने बचपन में था, मगर उसका ब्रेन बड़े वाले सातोरू वाला ही है। तो उसे अचानक से ही क्लास में इतना वियर्ड बिहेव करते देख उसका टीचर सातोरू को ढंग से अपनी सीट पर बैठकर पढ़ाई करने को कहता है। वही अब घर जाकर सातोरू अपनी माँ को फिर से जिंदा देख पा रहा था, जिससे कि वो रोने लगता है कि कैसे उस किलर ने उसकी माँ को फ्यूचर में मार दिया था। मगर अभी तो वो अपनी माँ और किसी और को कुछ भी समझा नहीं सकता था कि वो फ्यूचर से है, और वो सोचने लगता है कि वो भला इतने पास्ट में आया ही क्यों और इसका कारण है क्या। तो अब जब वो अगले ही दिन स्कूल जा रहा था तो उसे वही लड़की कायो दिखाई देती है, जिसका की कुछ ही दिन बाद सातोरू के जन्मदिन वाले दिन मर्डर हो जाएगा। और सातोरू को फ्यूचर इन्फॉर्मेशन से रियलाइज हो जाता है कि असल में 18 साल पहले हुआ ये मर्डर ही भविष्य में उसकी माँ के होने वाले मर्डर से जुड़ा है, और इसलिए ही वो 18 साल पास्ट में आया। तो अगर इस समय में वो छोटी कायो को मरने से बचा लेता है तो पूरा फ्यूचर ही बदल जाएगा और उसकी माँ भविष्य में नहीं मारी जाएगी। तो अब सातोरू यहाँ से कायो के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करने लगता है कि वो किस किस के साथ रहती है, उसके दोस्त कौन कौन है। मगर यहाँ उसे पता चल रहा था कि वो तो हमेशा क्लास में अकेली ही रहती है, उसका कोई दोस्त नहीं। और इसके अलावा एक दिन सातोरू ये भी नोटिस करता है कि छोटी कायो के पैरों पर चोट के निशान बने हुए हैं, यानी कि घर पर उसके साथ वायलेंस होता है। तो यहाँ से सातोरू अब अपने दोस्त कान्या के साथ मिल अब कायो के बारे में और जानकारी लेने लगता है। और चूंकि उसे पहले से पता था कि कुछ ही दिन बाद यानी कि 2 मार्च को जब उसका जन्मदिन होगा तब उसी दिन कायो को कोई जान से मार देगा, तो अब वो उसके पास जाकर उससे दोस्ती करने लगता है और उसे अपने बर्थडे पर अपने घर आने के लिए इनवाइट भी करता है, ताकि वो उस पूरे ही दिन उसके साथ रहे और उसकी जान बच जाए। लेकिन अब शुरू में तो कायो इसके लिए मना कर देती है, मगर चूंकि सातोरू से इतने अच्छे से बात कर रहा था तो वो आखिरकार मान ही जाती है। हालांकि सातोरू को ये नहीं पता था कि कायो का किलर है कौन, मगर अभी तो वो सिर्फ कायो की जान बचाना चाहता था ताकि पास्ट इवेंट्स को बदल सके। वही अगले दिन वो कायो से दोस्ती बढ़ाने के लिए उसके घर भी जाता है, मगर यहाँ कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। इसके अलावा कायो का बैग और कपड़े भी बाहर बिखरे पड़े थे और उसे कायो बड़ी ही बुरी हालत में गैराज में लेटी हुई मिलती है, जिसे कि काफी ज्यादा मारा गया था। और सातोरू अब उसे कुछ भी पूछ पाता उसके पहले ही कायो की माँ और उसकी माँ का बॉयफ्रेंड आ जाते हैं और कायो को घर के अंदर चलने को कहते हैं, जहाँ से कि अब सातोरू को लगने लगता है कि कहीं यही दोनों तो कायो की मौत के जिम्मेदार नहीं, क्योंकि वैसे भी उसने अक्सर कायो के शरीर पर मार के निशान देखे ही थे। तो अब सातोरू सीधा अपने टीचर के पास जा कायो के पेरेंट्स की शिकायत करता है और टीचर भी बताता है कि उसे तो ऑलरेडी इसके बारे में बहुत पहले से पता है और वो जल्दी पुलिस को इसकी खबर कर देगा। और अब चूंकि 2 मार्च का दिन करीब ही था जब कायो की मौत हो जाएगी, तो सातोरू यहाँ से कायो को फिर से याद दिलाता है कि उसे 2 दिन बाद पूरा ही दिन उसके साथ रहना है, और वो प्रॉमिस करता है कि उस दिन वे बहुत एंजॉय करेंगे, जिसके लिए कायो भी खुश थे कि कोई तो उसका अपना दोस्त है, वरना अब तक तो वो अकेली ही रही थी। तो अब अगले ही दिन सातोरू खुद ही कायो की माँ के पास जाकर अगले दिन के लिए परमिशन मांगने लगता है कि कायो पूरे ही दिन उसके बर्थडे वाले दिन उसके साथ रहेगी। मगर अब कायो की माँ इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि कायो उसकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाती। जहाँ वो कायो को मारने भी वाली थी कि पीछे से सातोरू की माँ कर उसे रोक लेती है और समझाती है कि सातोरू ने असल में अपने बर्थडे के लिए बहुत सारे दोस्तों को इनवाइट किया हुआ है और सभी आ भी रहे हैं, तो उसे कायो को रोकना नहीं चाहिए। जिसके की बात अब कायो की माँ को उसे परमिशन देनी ही पड़ती है। और सातोरू इसके बारे में अपने टीचर को भी बताता है कि अब कायो उसके साथ रहकर काफी ही खुश रहने लगी है। जहाँ अगले दिन फाइनली सातोरू का बर्थडे वाला दिन यानी कि 2 मार्च आ चुका था। और यहाँ से पता लगने पर कि असल में 2 मार्च को ही कायो का भी बर्थडे होता है, मगर उसकी माँ कभी उसे बर्थडे मनाने नहीं देती। अब सातोरू की माँ दोनों के लिए ही केक बनाती है और दोनों ही साथ में बर्थडे मनाते हैं। वहीं पूरा दिन खत्म होने पर चूंकि कायो की मौत का समय निकल चुका था तो शाम को वो उसे घर छोड़ने जाता है, जहाँ कायो भी कहती है कि वो आज उसे गिफ्ट नहीं दे पाई और वो गिफ्ट वो उसे कल देगी।
मगर अगले दिन जब सातोरू स्कूल जाता है तो देखता है कि आज तो कायो स्कूल आई ही नहीं। तो सातोरू डरते हुए उसके घर भागता है, मगर अब यहाँ भी कोई नहीं था। तो वो उसके घर के पीछे वाले गैराज में जाता है जहाँ की उसे पहले कायो मिली थी, मगर अब तो वो यहाँ भी नहीं थी। जबकि अंदर कायो को तो किसी ने जान से मार दिया था, जिसे कि अब उसकी माँ और उसकी माँ का बॉयफ्रेंड डरते हुए देख रहे थे। तो वहीं कुछ देर बाद सातोरू, जो कि अभी तक भी यही था, अब वो कायो की माँ को उसके सामान का बैग फेंकते हुए देख लेता है, जिसमें कि वो गिफ्ट भी था जो कि आज कायो सातोरू को देने वाली थी। और सातोरू समझ जाता है कि इस बार भी कायो बच नहीं पाई और उसने कुछ नहीं बदला सिवाय कायो की मौत का वक्त टालने के। और कायो को याद कर अब वो रोते हुए घर भागने लगता है कि अब फिर से समय आगे जाने लगा था और अब वो खुद को फिर से 18 साल भविष्य में पाता है, जहाँ की वो पुलिस से बचकर भाग रहा था। मगर इस बार पुलिस उस तक पहुंची नहीं थी। तो वो जल्दी से पुलिस से छिपता हुआ एमी के पास जाता है और उसे सारी ही सच्चाई बता देता है कि किसी ने उसकी माँ को जान से मार दिया और उसे के ऊपर इसका इल्जाम डाल दिया। वही एमी को तो उस पर पूरा भरोसा था कि सातोरू कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो वो उसे कुछ दिन अपने घर पर छिपने को कहती है जब तक कि वे ये ना पता लगा ले कि उसकी माँ को मारा किसने है। तो वहीं सातोरू तो परेशान था कि वो पास्ट में तो गया मगर वहाँ कुछ भी बदल नहीं पाया, क्योंकि इस बार की नई रियलिटी में कायो की मौत की तारीख 3 मार्च है। हालांकि बाकी सब कुछ सेम था, जहाँ जुन को ही आरोपी समझ उसे जेल में डाल दिया गया। तो अब अगली सुबह सातोरू उसी नंबर पर फोन करता है जो कि उसे अपनी माँ के हाथों से मिले नोट से मिला था, और वो अब उस नंबर से बात कर उस आदमी से मिलने पहुंचता है जो कि ताकेशी नाम का एक आदमी था। और वो बताता है कि वो सातोरू की माँ के साथ मिलकर उसी 18 साल पुराने वाले केस पर काम कर रहा था। यहाँ वो आगे बताने लगता है कि कल ही उसकी माँ ने उसके पास फोन किया था कि उसे किलर का नाम पता चल गया, मगर वो नाम बताने से पहले ही वो फोन कट गया। वहीं ताकेशी को भी सातोरू पर पूरा भरोसा था कि उसी किलर ने उसकी माँ को मार दिया ताकि उसका नाम बाहर ना निकले, और फिर उसने सातोरू को फंसा दिया। यहाँ वो आगे कहता है कि उन्होंने अब तक जितना भी पता किया है वो किलर उनके आसपास का ही कोई है, और ये वही किलर है जिसने 18 साल पहले कायो को मारा था। जहाँ वो बहुत शातिर है क्योंकि वो हर बार अपने मर्डर के लिए किसी और को फ्रेम कर देता है। जहाँ की वे बातें कर ही रहे थे कि उन्हें पता लगता है कि किसी ने एमी के घर में आग लगा दी और एमी अभी हॉस्पिटल में है। तो दोनों समझ ही जाते हैं कि ये असल में वही किलर होगा जो कि अब उनके साथ साथ एमी को भी जानता है, यानी कि वो उनका बहुत करीबी है। तो जल्दी से सातोरू हॉस्पिटल भागने लगता है कि कहीं वो किलर एमी को मार ना दे, मगर ताकेशी उसे रोक लेता है क्योंकि अगर अभी सातोरू हॉस्पिटल गया तो वहाँ उसे पुलिस पकड़ लेगी। तो वहीं अब तक एमी हॉस्पिटल से भाग गई थी और वो सातोरू के पास फोन कर अब उसे एक जगह मिलने बुलाती है, जहाँ की सातोरू से सारी ही सच्चाई बता देता है कि एमी के घर पर आग लगना ये सब बता रहा है कि वो किलर उनका जानने वाला है, मगर वो तो कोई भी हो सकता था, यानी कि अब भी उन्हें किलर का कुछ नहीं पता। और यहाँ पर वे बातें कर ही रही थी कि अब तक पुलिस ने सातोरू का पता लगा लिया था और अब वे उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं कि अब फिर से पहले जैसे समय रिवाइंड होना शुरू हो गया था। और फिर से सातोरू खुद को 18 साल पहले हुई उसी मोमेंट पर पाता है जब उसकी माँ ने कायो की माँ को मारने से रोका था और अगले दिन बर्थडे पर आने के लिए मनाया था। यानी कि सातोरू के पास अब फिर से मौका है कि वो कायो को मरने से बचा ले, जिसमें कि वो पिछली बार नाकामयाब रहा था। तो अब वो सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड कान्ये से मिल अब उसे सब कुछ समझाने लगता है कि कायो की माँ और उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत टॉर्चर करते हैं और शायद से वे उसे मारने भी वाले हैं। तो उन्हें कुछ दिन कायो को सुरक्षित रखना होगा, जहाँ की सरप्राइजिंगली कान्ये को भरोसा था और वो अब सातोरू का साथ देने का वादा करता है। जहाँ भी इस बार भी 2 मार्च वाले दिन पहले के जैसे दोनों साथ मिलकर बर्थडे मनाते हैं, मगर इस बार सातोरू ने कान्ये के साथ मिले एक अलग प्लान बनाया हुआ था। तो इस बार सातोरू जब कायो को उसके घर छोड़ने जाता है तब वो उसे उसके घर लेकर नहीं जाता बल्कि एक सीक्रेट बंद पड़ी हुई बस में ले जाता है, जहाँ की कान्ये ने उसके कहने पर पहले ही रहने का इंतजाम कर दिया था। और सातोरू कायो को मना भी लेता है कि वो 2-3 दिन यहीं रुके और घर न जाए। वहीं सातोरू स्कूल जाकर अपने टीचर से भी कहता है कि वो चाइल्ड वेलफेयर वालों को इन्फॉर्म करे कि कायो के पेरेंट्स उसे मारते हैं और वे कायो को अपने साथ ले जाएं, जहाँ की टीचर इसके लिए हाँ कह देता है। और अब स्कूल के बाद सातोरू कान्ये के साथ बस में जाकर कायो से मिलता है और उसे यकीन दिलाता है कि अब वे उसे उसके पेरेंट्स के पास जाने नहीं देंगे। तो वहीं इस बार कायो सातोरू को उसका गिफ्ट दे ही देती है जो कि वो उसे पिछली बार नहीं दे पाई थी, मगर साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि आज की रात वे उसके साथ यहीं रुके क्योंकि कल रात यहाँ कोई बस में एक थैला फेंक कर गया था। और सातोरू देखता भी है कि इस थैले के अंदर रस्सी, जूते और बाकी सारे सामान थे जो कि असल में जून के थे, और उसे भविष्य से पता था कि जून को इन्हीं सबूतों के कारण पुलिस ने पकड़ रखा था। यानी कि इस बार भी वही किलर जून को फंसाने के लिए ये सब कर रहा है और कायो का यहाँ रहना सेफ नहीं। तो वो कान्ये और कायो के साथ अपने घर आता है और झूठ बोलकर कि कायो और कान्ये आज रात उसके यही होमवर्क करके सोने वाले हैं।
हैं। अब वे वहीं रात बिताते हैं, मगर सुबह उसकी माँ के कहने पर अब साथोरू कायो को उसके घर वापस छोड़ने जाता है, जहाँ की कायो की माँ उसे सबके सामने मारने लगती है कि वो पिछले 2 दिन से कहाँ गया थी। मगर अब तक टीचर चाइल्ड वेलफेयर वालों को बुला लाया था और अब उन्हें देख अब कायो की माँ उसे डराते हुए कहने लगती है कि वो उन्हें झूठ बोले कि वे उसे टॉर्चर नहीं करते और वो उनके साथ न जाए। मगर साथोरू ने पहले ही उसे समझा दिया था कि अगर वो उनके साथ रही तो वे उसे ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे। सो वो साथोरू को थैंक्स बोल वेलफेयर वालों के साथ जाने का फैसला करती है, जिसके बाद टीचर भी साथोरू की तारीफ करता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है और उसे तो पता भी नहीं चला जो उसने 2 दिन से कायो को छुपा कर रखा था, यानी कि अब कायो सेफ थी। कि तभी अब फिर से टाइम आगे जाने लगता है और साथोरू फिर से खुद को प्रेजेंट टाइम में पा रहा था और इस बार फाइनली कायो के जिंदा बचने से टाइमलाइन बदल चुकी थी और इस बार उसके पीछे पुलिस भी नहीं थी। मगर इस बार भी कायो के अलावा कई सारे बच्चे मारे गए थे, यानी कि वो किलर वही नहीं रुका। कि तभी फिर से साथोरू खुद को 18 साल पहले वाले समय में पाता है, जहाँ की न्यूज चल रही थी कि पिछले कुछ समय से काफी सारे बच्चे मारे जा रहे हैं और ऐसा कोई सीरियल किलर कर रहा है, जहाँ से कि साथोरू अब समझ ही गया था कि कायो की जान बचाकर उसने उस किलर को और मोटिवेट कर दिया, जिसके की बाद उसने पहले से भी ज्यादा बच्चों को मारना शुरू कर दिया। यानी कि प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी और उसे उस किलर को ढूंढना ही होगा, वरना अब तो हालात पहले से भी बदतर हो गए हैं। यहाँ वो देखता है कि उसके घर उसकी माँ का कोलिग ताकेशी भी आया है, जिसे कि वो 18 साल बाद मिला था, जहाँ वो बताता है कि दरअसल उसके टीचर ने चाइल्ड वेलफेयर को नहीं बुलाया था, बल्कि वो उसे झूठ बोल रहा था क्योंकि उन्हें उसने भेजा था। और यहाँ से तो सतोरू ताकेशी को सीधा अपनी बस में लेकर जाता है, जहाँ की वो बैग उस रात किसी ने फेंका था जिसमें कि जून का सामान था और उसे शक था कि ऐसा तो उनका टीचर ही कर सकता है, क्योंकि उसी ने उसे झूठ बोला कि वो चाइल्ड वेलफेयर वालों को बुला लेगा। इसके अलावा भविष्य में भी वो उनकी फैमिली को जानता था और इसका मतलब है कि वो वही है जो कि समय में बच्चों को मार रहा है और भविष्य में जाकर उसकी माँ को भी मारेगा। अब यहाँ से वो स्कूल में जाकर नोटिस करने लगता है कि उसका टीचर अक्सर अकेले बच्चों के साथ जा उनसे बातें करने लगता, ऐसे बच्चे जिनका कोई दोस्त नहीं होता, जो अकेले होते। जहाँ सतोरू को याद भी आता है कि ताकेशी ने उसे बताया भी था कि वो किलर अकेले बच्चों को टारगेट करता है। तो सतोरू अब खुद से ही उस पर नजर रखने लगता है कि कैसे वो अकेले बच्चों के पास जाकर उनसे दोस्ती करता, उनसे बातें करता। मगर अब एक दिन ऐसा करते हुए उसे टीचर ने नोटिस कर ही लिया था और वो उसे अपने साथ कार में बैठाकर पूछने लगता है कि पिछले कुछ समय से सतोरू उसका पीछा क्यों कर रहा है। जहाँ से सतोरू उल्टा उसे पूछने लगता है कि उसे इतना कुछ पता होने के बावजूद उसने चाइल्ड वेलफेयर वालों को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि उन्हें तो उस दिन ताकेशी ने बुलाया था। इसके अलावा कायो अकेली रहती थी और जो भी बच्चे अकेले होते तो टीचर उनके साथ में रहने लगता और इसका एक ही मतलब है कि वे ही असली किलर है। अब ये सुनकर टीचर भी चौंक गया था कि सतोरू को इतना कुछ कैसे पता चला। तो वो अब एक ब्रिज पर कार रोककर उसे कहने लगता है कि असल में उसे उसकी कार में बैठे हुए किसी ने नहीं देखा था और ये कहकर अब वो सतोरू को एक ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देता है ताकि वो किसी और को उसके बारे में बता ना सके। और यहीं पर अब समय फिर से फ्यूचर में चला गया था, जहाँ की सतोरू से मूवमेंट में उठता है जब कहानी के शुरू में उसका उस ट्रक की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि बचपन में ब्रिज से गिरने के बावजूद वो जिंदा बच गया। तो वहीं अब इस बार फ्यूचर भी पूरी तरह से बदल चुका था और इस बार हॉस्पिटल में एमी नहीं बल्कि कायो थी, जो कि अब तक जिंदा थी और अब वो काफी ही खुश है। तो यहाँ से सतोरू भागकर अपने घर भी जाता है और यहाँ भी अब उसकी माँ भी जिंदा थी, यानी कि उसने फाइनली दोनों को बचा ही लिया। और अब यहाँ से वो प्रेजेंट में उसी ब्रिज को देखने भी जाता है जहाँ की बचपन में टीचर ने उसे फेंका था, मगर वो बच गया। कि तभी वहाँ एमी आती है, मगर चूंकि इस बार सतोरू ने कभी पिज्जा शॉप में काम किया ही नहीं, तो यहाँ इस बार की एमी उसे जानती तक नहीं थी। तो सतोरू अपने बचपन की दोस्त कान्या से मिलता है, जो कि अब एक लॉयर बन गया था और वो उसे पूछने लगता है कि उनकी टीचर अब कहाँ है, क्योंकि उसे पता था कि वही असली किलर है। और कान्या उसे बताता भी है कि जब उसने उसे ब्रिज से नीचे फेंका तो वो टाउन छोड़कर भाग गया और अपना नाम बदलकर कहीं रहने लगा, मगर उसके बाद भी उसने बच्चों को मारना जारी रखा। मगर अब फाइनली उन्हें उसका नया नाम और नया एड्रेस मिल चुका है। तो दूसरी ओर प्रेजेंट में टीचर अब एक अकेली बच्ची के पास जाकर उसे बात करने की कोशिश कर रहा था और वो उसे चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले जाने लगता है। दरअसल ये सेम वही सीन था जो कि हमने कहानी के शुरू में देखा था। असल में तब उस बच्ची को टीचर ही ले जा रहा था, मगर इस बार सतोरू से पीछे से रोकता है और कहता है कि फाइनली उसने इतने सालों के बाद उसे ढूंढ लिया और अब वो उसे उसके गुनाहों की सजा दिलवाएगा और उसे उसके सारे ही सवालों के जवाब देने होंगे कि वो इतने सालों से बच्चों को मारता क्यों आ रहा है। जहाँ खुद को ऐसे
फंसा देख अकेले में ले जाकर टीचर उसे सब कुछ बताना शुरू करता है कि जब वो खुद छोटा था तब उसका कोई दोस्त नहीं था और हर कोई उसे बुली ही किया करता, और तभी से उसने फैसला किया कि वो ऐसे ही अकेले बच्चों को तड़पने नहीं देगा और ऐसे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं, कोई भविष्य नहीं, और इससे तो अच्छा है कि वे शांति से मर ही जाएं। जिसके बाद उसने ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाई जो कि अकेले होते, उनसे कोई बात नहीं करता, और फिर वो उनसे दोस्ती कर उन्हें जान से मार देता। जहाँ टीचर के अनुसार वो तो उन्हें मुक्ति दे रहा था, जिसे कि सुन अब तक सतोरू भी समझ चुका था कि ये टीचर एक साइको है, और वो गुस्से में कहता भी है कि उसे दूसरों के भविष्य का फैसला करने का कोई हक नहीं, हर कोई अकेले रहकर उसकी तरह पागल नहीं हो जाता। मगर टीचर कहता है कि अब चूंकि उसके बारे में सबको पता ही चल गया है तो वो खुद को मार लेगा, और अब यहाँ से वो चाकू निकाल खुद को मारने की कोशिश करने लगता है। तो वहीं सतोरू उसे रोक रहा था क्योंकि वो उसे जेल में सजा दिलवाना चाहता था, मगर अब उनकी झड़प के बीच वो चाकू जाकर सीधा सतोरू को ही जा लगता है। तो वहीं कान्ये भी अब तक पुलिस को वहां ले आया था और वो टीचर को अरेस्ट कर लेते हैं। तो वहीं अब तक गले में कट लगने से सतोरू वहीं मारा जाता है, और इस घटना को अब धीरे धीरे 10 साल बीत चुके हैं, जहाँ की आखिर में सतोरू की कब्र पर उसकी माँ, कायो और कायो की बेटी तीनों ही मिलकर हर साल की तरह इस बार भी सतोरू को थैंक्स बोलने आए थे जो उसने उनकी जान बचाई। और इसी के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं। थैंक यू।